ठीक है, तो अभी अपन आते हैं वही पेज पे, सेम तरीका है, पेज पे आके कस्टमाइज पे चले जाएंगे। और आज OCNWP का थर्ड पार्ट होगा, ठीक है। तो आज का जो जो कल का सेशन था वो हेडर का था, उसको जरूर करना। आज जो है बाकी का है, तो जितना हो सकेगा फटाफट कवर करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो हमारा टाइपोग्राफी हो गया, कलर्स हो गया, साइट सेटिंग्स, ये टॉप बार हेडर का हो गया, कस्टम हेडर का भी हो गया है, ब्लॉग का रह गया। ठीक है, तो ब्लॉग में क्या होता है कि ब्लॉग में आप ब्लॉग की सेटिंग कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लॉग हम हमेशा पोस्ट से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें रिपीट होती हैं। जब कोई भी पोस्ट या कंटेंट रिपीट होता है, डिजाइन सेम होता है, तो हम पोस्ट के जरिए लिखते हैं। ठीक है। तो जैसे ब्लॉग में हमारे पास जनरली 3-4 पेजेस होते हैं। एक होता है आर्काइव का पेज। आर्काइव का पेज का मतलब होता है जहां पर हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है, मतलब पहला ब्लॉग आया, फिर उसके बाद उसके नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर पेजिनेशन बन गया। सेम फॉर्मेट आपका सर्च रिजल्ट में आता है, सेम फॉर्मेट कैटेगरी पेज में आता है। और एक होता है डिटेल पेज। तो एक हो गया ब्लॉग का पेज, मेन आर्काइव जिसे बोलते हैं, एक सर्च का पेज हो गया, और एक कैटेगरी का पेज हो गया, और एक डिटेल का पेज हो गया। तो आप कोई भी न्यूज पोर्टल की वेबसाइट अगर आप खोलेंगे तो वहां पे आपको यही सीक्वेंस दिखाई देगा। तो जब यहाँ पर हम आएंगे, ब्लॉग आर्काइव का सेक्शन है। ब्लॉग आर्काइव के सेक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे लेआउट सेटिंग। लेआउट सेटिंग में अगर आपने वहां से टेम्पलेट से बनाया है तो ठीक है, नहीं तो इस अब आप अभी तो हमारा सेटिंग है ही, इसको छोड़ देते हैं। अभी रिस्पॉन्सिव सेटिंग है, इसको भी छोड़ देंगे वैसे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही बना हुआ है। अब जो साइड बार है मोबाइल वर्जन में, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम मोबाइल वर्जन में देखेंगे, अभी हमारा साइड बार नीचे जा रहा है। अगर आपको टॉप पे चाहिए, कभी कभी हमें टॉप पे चाहिए होता है डिटेल पेज में, तो हम यहाँ से बिफोर कर देंगे तो साइड बार हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अभी इस पे उतना ध्यान नहीं देना। जब लाइव आपका जब थीम, जब रियल कंटेंट आ जाएगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, इसको वापस करते हैं। अब ब्लॉग स्टाइल सेटिंग में आ जाओ। एडिशनल स्टाइल सेटिंग और करंट लेवल फॉर ग्रिड थंबनेल, अच्छा छोड़ दो इसको, इसको भी अभी छोड़ दो। अब जो हेडिंग टैग है उसको आपको किस तरह से करना है, कंटेंट बिल्डर में आपको क्या क्या यूज करना है। जैसे फीचर्ड इमेज, जब भी हमारे पास जो फ्रंट इमेज आता है, फीचर्ड इमेज आता है, एक बार रुको मैं ब्लॉग आपको यहाँ से दिखाता हूँ पहले तो। जैसे हम यहाँ से कोई कंटेंट ऐड करते हैं, एक हमने ऐड किया पोस्ट से, तो हमें एक फीचर्ड इमेज की जरूरत होती है, टाइटल की जरूरत होती है, और डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर देखो, ये जो है जो डिफॉल्ट एडिटर होता है गटनबर्ग का, वो है। तो मैंने आपको बताया था हम लोग क्लासिक एडिटर यूज करेंगे। जब भी हम थीम इंस्टॉल करेंगे तो साथ के साथ हम क्लासिक एडिटर का प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे क्लासिक एडिटर हो गया जो पहले आता था, अब दूसरा एडिटर आता है, गटनबर्ग आता है, हम उसको बहुत कम यूज करते हैं। क्लासिक एडिटर बहुत इजी होता है तो उसको यूज करते हैं। और अगर हमें फ्रंट एंड एडिटर का यूज करना है, कोई पेज डिजाइन करना है, तो फिर हम एलिमेंटर का यूज करते हैं। पहले इसको इंस्टॉल कर लो, एक्टिवेट कर लो। जब आप इसको एक्टिवेट कर लोगे, पोस्ट में जाओगे, ऐड पोस्ट करोगे, तो आपको एडिटर बड़ा सिंपल सा मिलेगा, बड़ा आसान सा। ये पुराना वर्जन है। यहाँ पे हमने डाल दिया ब्लॉग 1, टाइटल है ये हमारे डिस्क्रिप्शन है। ये सारी चीज मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। अब यहाँ पर कैटेगरी बना लो आप, चाहे ब्लॉग के नाम से या किसी भी नाम से, इसको ऐड कर लो। उसके बाद आप यहाँ पर फीचर्ड इमेज डाल दो। तो एक हमने फीचर्ड इमेज ये ले लिया। ठीक है, अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं। अब आ जाओ वेबसाइट पे, होम पे क्लिक करो आप। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज है। एक है ब्लॉग, ये टाइटल हो गया, ये देखो ये टाइटल है। फीचर्ड इमेज, अभी देखो हमारा फीचर्ड इमेज यहाँ आ रहा है, ये है। अब मैं चाहता हूँ, कभी क्लाइंट ये बोलेगा कि ऐसा है जी, टाइटल ऊपर रखो, इमेज नीचे रखो, तो क्या करेंगे हम, यहाँ जाएंगे सेटिंग में, टाइटल ऊपर कर लेंगे। अब देखना, तो हम यहाँ से अपने ब्लॉग की सेटिंग कर सकते हैं। देखो ये टाइटल आ गया, ये फीचर्ड इमेज आ गया। उसके बाद मेटा, ये सारे जो है हमारे मेटा, फिर कंटेंट, फिर रीड मोर। ये देखो रीड मोर है ना, ये रीड मोर है। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो कहाँ पे क्या रखना है। अगर आप चाहते हो ये जो मेटा है ये टाइटल के नीचे आ जाए, तो इसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अपने आप ये ऊपर चला जाएगा। तो आपका सीक्वेंस हो जाएगा टाइटल फिर मेटा। मेटा में क्या होता है, जैसे ऑथर का नाम, कैटेगरी हो गया, कब पब्लिश किया गया, किस कैटेगरी में है, कितने कमेंट है। इस तरह से आप यहाँ पर इसको सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है वही सेम तरीका है इस कैटेगरी सेक्शन के लिए, और आपको किस तरह से करना है। मॉडल सेपरेटर, मेटा सेपरेटर कैसे मॉडर्न है, इसके अलग अलग 3 प्रकार है। या आपको सेपरेटर नहीं रखना है तो
उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे सेपरेटर लग गया है, अगर आपको स्टाइलिश करना है तो आप यहाँ पे स्टाइलिश कर लो। बाकी जब आप HTML CSS करना सीख जाओगे तो उसके इसको आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे अलग हो गया, जनरली डिफॉल्ट ही रखा जाता है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाता नहीं है। तो ये हमारा ब्लॉग डिटेल पेज को कस्टमाइज करने का तरीका। ठीक है, अब चलते हैं हम पीछे। एक ये हमारा हो गया, ठीक है, ब्लॉग के इसमें कंटेंट बिल्डर का हो गया, एक्सट्रैक्ट एंड पेजिनेशन। अब एक्सट्रैक्ट और पेजिनेशन क्या होता है, ये देख रहे हो यहाँ पर एक ब्लॉग दो ब्लॉग, तो जो ये चीज टेक्स्ट होता है हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी संक्षिप्त में चीज जो होता है, जैसे कि कोई 1,000 वर्ड का पूरा ब्लॉग होगा, उसको बहुत शॉर्टकट में अगर करना हो तो उसको हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो वो कंटेंट कहाँ से आएगा, जैसे आपने यहाँ पे किया, यहीं पर देखो एक एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा। अगर यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ स्क्रीन ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा एक्सट्रैक्ट। ये देखो ये आ गया, ये हम इनेबल कर देंगे। जब इनेबल कर देंगे तो एक बॉक्स और आ जाएगा नीचे, ये रहा। अब यहाँ पर हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अगर यहाँ नहीं लिखेंगे तो क्या करेगा, जो पहली लाइन होगी आपकी वहां से ये ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट बना लेगा। मतलब एक्सट्रैक्ट की हिंदी क्या होती है, संक्षिप्त। मतलब जो पूरी न्यूज है उस पूरे न्यूज का छोटा सा पार्ट ये अपने से बना लेगा। आप चाहते हो कि अगर इसने क्योंकि जो अपने से बनाएगा तो उसकी लिमिटेशन होगी, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे अपने से आप जो चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको हम पब्लिश करेंगे तो जो हम लिखेंगे वो आएगा, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट। अब ये कह रहा है सेटिंग में कि भैया पहले इसको देख लो जो हमने डाला। अभी देखो इतना आ रहा है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक्सरेप्ट आपका वो आएगा जो हमने अलग से डाला था। और ये एक्सरेप्ट केवल कैटेगरी पेज में या ब्लॉग पेज में आएगा, ब्लॉग डिटेल पेज में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो हमारे मेन में ये आ रहा है, और वैसे हमारे एक्सरेप्ट में इस तरह से DAF से शुरू है, इसमें ASD से शुरू है। ये देखो ये वाला आया है ना। अगर मैं हमारा कंटेंट तो ये है और एक्सरेप्ट में हमने ये डाला है, तो एक्सरेप्ट से हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही चीज था इसमें, कहाँ चला गया, ब्लॉग में चले जाते हैं। ये अब ये जो टेक्स्ट है ये कितने तक दिखाना है, तो 30 है। आप इसको चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं, तो एक्सरेप्ट के लेंथ भी अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है। उसके बाद जो आपका पेजिनेशन है, एक होता है कि एक पोस्ट में आपको एक पेज में 10 ब्लॉग दिखाना है, 10 न्यूज दिखाना है। इनफाइनाइट स्क्रॉल दिखाना है। इनफाइनाइट स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, आप स्क्रॉल करते जाओ लोड होता जाएगा, स्क्रॉल करते जाओ लोड होता जाएगा। जैसे मैं अगर टाइम्स ऑफ इंडिया दिखाता हूँ, कोई भी एक वेबसाइट खोल लो या अमर उजाला खोल लो, तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी कैटेगरी पे आप क्लिक कर लेते हैं इस तरह से, तो उसको वो लोड होता रहता है। मैं इंडिया कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, देखो ये कैटेगरी है, ये भी एक कैटेगरी है, इसमें इनफाइनाइट नहीं लगा। देखो यहाँ पे पेजिनेशन लगा हुआ है, ये नॉर्मल 1 2 3 करके पेजिनेशन लगा हुआ है इंडिया का। अब इसके अगर किसी सब कैटेगरी पे चले जाते हैं, मान लो एक महाराष्ट्र की कैटेगरी पे क्लिक किया मैंने, ये भी एक कैटेगरी है। इस तरह की वेबसाइट आप बना सकते हो आराम से। ठीक है, यहाँ पे भी पेजिनेशन लगा है, इसमें नहीं आ रहा। नहीं तो जनरली आपने देखा होगा वेबसाइट में वो लोड होता जाएगा, लोड होता जाएगा, लोड होता जाएगा, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। उसके बाद आता है लोड मोर। एक टाइम पे क्या होता है, जैसे यहाँ पर पेज मोर आ गया, पेजिनेशन आ गया, तो यहाँ पर लोड मोर का बटन आ जाएगा। जब आप लोड क्लिक करोगे लोड मोर, तो उसके बाद 5 10 आर्टिकल और आ जाएंगे। फिर लोड मोर करोगे, फिर 5 10 आर्टिकल आ जाएंगे। एक होता है वो, एक होता है नेक्स्ट प्रीवियस, मतलब यहीं पर नेक्स्ट ने और प्रीवियस का बटन आ जाएगा। तो इस तरह से आप पेजिनेशन की अपनी सेटिंग कर सकते हो ब्लॉग की। बाकी ये लोड मोर की सेटिंग है, ये अभी इसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आर्काइव का पेज। तो मैंने जैसे बताया ब्लॉग के हमारे मेनली दो सेक्शन होते हैं। एक आर्काइव का होता है जहां पर हमारे ब्लॉग के शॉर्ट्स शॉर्ट्स निकल के आते हैं, जैसे कि फीचर्ड इमेज, टाइटल और एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक होता है हमारा सिंगल पेज, ब्लॉग का सिंगल पेज। अब हम ब्लॉग के सिंगल पोस्ट पे जाते हैं, तो जैसे अब मैंने इस पे क्लिक किया तो एक डिटेल पेज खुलेगा। ठीक है, तो उस डिटेल पेज की अब हम बात करते हैं, उसके हमारे सिंगल लेआउट की सेटिंग कैसे करनी है। तो देखो अभी क्या है, ये हमारा डिटेल पेज है, इसमें और क्या क्या है, इसमें फीचर्ड इमेज है, फिर टाइटल है, फिर हमारा मेटा है, फिर हमारा कंटेंट है जो भी हम कंटेंट डालेंगे, और कमेंट बॉक्स है, और फिर उसके बाद साइड बार है। तो ये कह रहा है कि देखो हमारे पास 5 लेआउट है, इसमें से आपको कौन सा चाहिए। तो हमने कहा, अब क्लाइंट कहता है मुझे साइड बार चाहिए ही नहीं, तो हमने क्या किया, ये वाला लेआउट अगर लेके पब्लिश कर दिया तो हमारे पास जो साइड बार इसका है जो हट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन मैंने पहले भी कराया है। देखो अब आपका जो ब्लॉग है वो फुल विड्थ में आ गया।
तो आप कस्टमर के कहने के हिसाब से आप अपने से बना सकते हो। एक तो ये हो गया। दूसरा है, आप चाहते हो कि आपका जो इमेज है वो फुल विड्थ में हो जाए, उसके लिए एक लेआउट है। फिर उसके बाद है, आप चाहते हो दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में साइड बार आए, देखो जैसे इसमें है, इधर इसमें साइड बार नहीं है, खैर ये ऐड का सेक्शन है, ठीक है। तो आप अब इसमें देखो ये इमेज फुल विड्थ में हो गया, पूरा सारा आपका ब्लॉग ही फुल विड्थ में, उसको कंट्रोल माइनस करेंगे तो क्लियर होगा, यहाँ नहीं है। अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट की जगह राइट में साइड बार आए, राइट की जगह लेफ्ट में आए, तो आप यहाँ से अपनी सेटिंग कर लो। एक बॉक्स लेआउट है, एक फुल विड्थ है, एक है राइट में साइड बार, एक है लेफ्ट में साइड बार, एक है दोनों में साइड बार। तो यहाँ पर अपनी डिजाइन के हिसाब से, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। फिर आ जाओ लेआउट सेटिंग में, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी डिफॉल्ट में ही कर देता हूँ जैसा था। तो ये हमारी जो सेटिंग है ब्लॉग के सिंगल पेज की सेटिंग है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे लेआउट सेटिंग। लेआउट सेटिंग है, जब हम उधर से करेंगे तो हम चाहते हैं कि कुछ अगर अपना कस्टम बनाना हो, एडिशनल लेआउट सेटिंग बनाना हो, तो वो हम लोग बना सकते हैं, तो वो ठीक है। रेस्पॉन्सिव सेटिंग अगर आपको करना है तो वही साइड बार बिफोर कंटेंट करना है, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब अगर आपको देखना है सिंगल पोस्ट स्टाइल में, देख लो यहाँ पर भी कि आपको टाइटल ऊपर करना है, नीचे कवर का करना है, तो यहाँ से आप इंट्रो वगैरह डालना है, तो ये अलग अलग स्टाइल दिए हुए हैं, आप यहाँ पर इसको करके यूज कर सकते हैं। इसकी इतनी कोई ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। ये देखो यहाँ पे ऑथर का नाम आ जाता है, ब्लॉग का टाइटल का नाम, इस तरह से उसकी सारी डिटेल चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ज्यादातर लोग जनरली डिफॉल्ट वाला ही यूज करते हैं, ऑथर का नाम नीचे होता है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है तब हम ऑथर के नाम को इतना ज्यादा फोकस करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। फिर आ जाओ सिंगल पोस्ट टाइटल ऑप्शन में, देखो टाइटल का ऑप्शन आपको किस तरह से रखना है, ब्लॉग या पोस्ट टाइटल किस तरह, फीचर्ड इमेज पोस्ट इन टाइटल करना है, इसको भी इनेबल करके देख लो। ये देखो अब ये फीचर्ड इमेज इधर आ गया, आपका टाइटल यहाँ पर आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक डिजाइन बन गया। आपको लेफ्ट में जाना है, सेंटर में जाना है, तो कभी इस तरह के भी फॉर्मेट आ जाते हैं, तो आपका वही फीचर्ड इमेज ऊपर आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, दो दो जगह, ठीक है। तो इस तरह का भी लोग यूज करते हैं। तो फिर यहाँ पर फीचर्ड इमेज को सेक्शन हाइड करना पड़ता है, क्योंकि एक ही इमेज को दो दो जगह दिखाओगे तो सही नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर इसका जो पोस्ट का टाइटल है, इसकी हाइट कितनी करनी है, अभी 400 पिक्सल है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो यहाँ से। ये देखो इस तरह से भी आप बना सकते हो, लोग इस तरह से भी बनाते हैं, ठीक है। लेफ्ट में रखना, साइड में रखना, ये पूरा सेक्शन आप पेज कर सकते हो। पोजीशन क्या है, पेज इन जो है, जो आपका ये जो बैकग्राउंड है वो पेज टॉप सेंटर से आए। जैसे आप बैकग्राउंड जब हम लोग करते थे एलिमेंटर में, जब कोई इमेज डालते थे, तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो कैसा हो, तो उसकी पोजीशन के लिए हम सेम चीज यहाँ से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टॉप लेफ्ट है, तो हमारा जो इमेज का पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। ये देखो ये चेंज हो रहा है ना, तो आपको कहाँ पे कैसे इमेज दिखाना है तो वो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो कि अभी देखो ये स्क्रॉल हो रहा है, आप इसको पैरेलैक्स इफेक्ट डालना चाहते हो, तो इसको फिक्स्ड कर दो, तो देखो ये फिक्स्ड हो गया, ये देख रहे हो, इसको पैरेलैक्स इफेक्ट बोलते हैं। तो सेम तरीका है, ये सारा चीज तो आपने किया है, स्क्रॉल करना है तो स्क्रॉल लगा दो, वैसे इसको डिफॉल्ट रख दो, ठीक है। ओवरले है, देखो इसमें ब्लैक कलर का ओवरले लगा है, सेम तो चीज है, जैसे इस तरह से आप चीजें बनाना चाहो तो बना सकते हो। वैसे ज्यादातर ब्लैक ही रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कितने ओपेसिटी रखना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लो। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड का। आपको ब्लॉग, अगर आपको सिर्फ ब्लॉग रखना है तो सिर्फ ब्लॉग इस तरह से रख सकते हो। फीचर्ड इमेज अगर नहीं रखना है तो आप यहाँ से इसको डिसेबल कर दो। फीचर्ड इमेज पोस्ट इन टाइटल, इन पोस्ट टाइटल इसको हमने डिसेबल कर दिया, तो फीचर्ड इमेज नहीं दिखाई देगी। ये देखो ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल पोस्ट का हो गया। वापस चलते हैं, ये हमारा सिंगल पोस्ट का हो गया, सिंगल पोस्ट टाइटल ऑप्शन हो गया, कंटेंट बिल्डर वही सेम चीज। अब यहाँ पर हमें कैसे क्या चीज दिखाना है, देखो यहाँ फीचर्ड इमेज है, यहाँ टाइटल है, तो आपको वही चीज आप यहाँ से टाइटल ऊपर कर लो। आपको मेटा करना है तो आप मेटा ऊपर कर लो, फिर फीचर्ड इमेज दिखा लो, फिर उसके बाद कंटेंट दिखा लो, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना कंटेंट मैनेज कर सकते हो, कहाँ पे क्या दिखाना है। नेक्स्ट, प्रीवियस, ऑथर बॉक्स आप ऊपर नीचे जैसे है, कितना अच्छा और कितना आसान है, बस आपको ढंग से सेटिंग करना आना चाहिए। देखो इस तरह से आ गया, जब भी आप ओपन करोगे तो पहले आपको टाइटल दिखेगा, फिर आपको ये ऑथर वाले सेक्शन दिखेंगे, फिर फीचर्ड इमेज, फिर उसके बाद आपका कंटेंट, ठीक है। आप इसको अगर डिसेबल करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स ना आए, तो वो एडमिन पैनल से आप डिसेबल कर सकते हो, वो मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है ना।
इन सबको छोड़ दो। मेटा सेपरेटर कैसे है, वो इसी सेपरेटर का ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये हमारा सिंगल पोस्ट का हो गया। अब आ जाओ जी इधर टाइपोग्राफी एंड कलर में, कि आपको टाइपोग्राफी मतलब टेक्स्ट के फॉन्ट वगैरह कैसे करने हैं और कलर्स कैसे करने हैं। तो जैसे इसमें सिंपल है, ये तो हमने जब ग्लोबल सेटिंग कर रहे थे तो उसी समय कर लेंगे। तो हम टाइटल का जो फॉन्ट वगैरह है ये छेड़खानी नहीं करेंगे। हमारा टाइटल का कलर क्या है ये भी हम छेड़खानी नहीं करेंगे। जो हम एक बार ग्लोबल सेटिंग कर देंगे उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ से अपने हिसाब से कंटेंट का टाइटल, मेटा टाइटल, मेटा का आइकन जो होते हैं इनके अगर चेंज करने होते हैं, देखो जैसे ये मेटा का आइकन है, अगर मैं चाहूँ तो इसको देखो, ये आइकन है रेड कलर हो गए। ठीक है, तो जो आपका यूआई बनेगा उसके हिसाब से करना है। ये नहीं कि आप किसी चीज का रेड कर दिया, किसी चीज का आपने ग्रीन कर दिया। मेन चीज होती है कंसिस्टेंसी और आपकी ब्रांडिंग कैसी है। अगर आपका लोगो 2 कलर में है, 3 कलर में है, तो उसी 3 कलर के हिसाब से पूरी वेबसाइट में आपको खेलना है, तभी एक प्रोफेशनल वेबसाइट निकल के आएगी। नहीं तो फिर लगे कि हाँ किसी बच्चे ने बनाया, किसी फ्रेशर ने बनाया। तो ये हमारा ब्लॉग का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, पूरा ब्लॉग आर्काइव और सिंगल पोस्ट का। तो ये आप लोग प्ले करके देखना, जब हम रियल प्रोजेक्ट करेंगे तो वहां ये बहुत काम करेगा। तो अभी मैं फटाफट बता रहा हूँ, तो आपको इस तरह से इसको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। फिर उसके बाद आप इसको जब रियल में, जैसे मैंने बताया था कि सीनो ग्रुप की वेबसाइट आप लोग बनाना शुरू कर दो, इसी हिसाब से इसी को एक तरह से कॉपी कर लो। ये पूरी वेबसाइट आप जो मैंने अभी तक बनाया है, बताया है, उसके हिसाब से आप ये पूरी वेबसाइट कॉपी कर सकते हो। तो सब लोग इसको कॉपी करना शुरू कर दो। इसमें देखो ब्लॉग का सिस्टम हमने बनाया है कि नहीं बनाया है, नहीं है, ब्लॉग का हाइड कर दिया है, ये देखो। तो आप इस तरह की चीजें बना सकते हो। यहाँ पर एक ब्लॉग है, आप ब्लॉग हमने ऊपर से हटा दिए। देखो यहाँ पर हमने ब्लॉग का कैटेगरी का नाम ऊपर रखा, फिर टाइटल रखा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो फीचर्ड इमेज है, फिर ये डिस्क्रिप्शन है। तो इस तरह की चीजें आप बनाना शुरू करो धीरे धीरे, ठीक है ना। ये भी ओशियन थीम में ही बनी हुई है, ठीक है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। तो अब आ जाओ जी साइड बार में। ब्लॉग का हो गया साइड बार में, कि साइड बार का हमें क्या कैसे करना है, आपको पैडिंग कितना देना है। जैसे ये साइड बार है, इसके बीच में पैडिंग कितना देना है, इसका अभी उतना ज्यादा रोल है नहीं, ठीक है ना। इसके बैकग्राउंड अभी देखो ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद लेफ्ट पैडिंग का ही हो गया, और तो कुछ इसमें है नहीं। इसके अंदर जो फोन्ट्स आते हैं उनका क्या साइज रखना है, वो उसकी सेटिंग है सारी आपके साइड बार की, ठीक है। इसमें तो कुछ है नहीं ज्यादा। अब फूटर फूटर विजेट में आ जाओ। जो हमारा ये पार्ट है सबसे नीचे वाला, इसको फूटर बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको, इसके अंदर हम चाहते हैं कि दो तरह से एक फूटर होता है। एक तो होता है कि नॉर्मल सबसे नीचे वाला फूटर जहाँ पे कॉपीराइट का आता है, एक होता है उसके ऊपर जहाँ पर हम कंटेंट, कॉन्टैक्ट, लोगो या नेविगेशन का रखते हैं। तो अगर हम इसे इनेबल कर दें तो उसके बाद विजिबिलिटी, आप इसको चाहें तो डेस्कटॉप पे हाइड कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, बाकी और डिवाइसेस में हाइड अनहाइड कर सकते हैं, उसका कंट्रोल है पूरा। उसके बाद आपको मार्जिन पैडिंग से कितना देना है वो चीजें कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो जो भी आप इसके अंदर विजिट के अंदर रखेंगे वो लाइब्रेरी के हिसाब से, अगर आपने कस्टमाइज बनाया हुआ है, कस्टम जैसे मैंने आपको बताया पीछे आपने बनाया भी था कस्टम हेडर फुटर, आप यहाँ से जो भी आपका टेम्पलेट होगा वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ओशियन लाइब्रेरी में आपने बनाया होगा, ये तो मेरे नई थीम है इसमें नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। अगर क्लियर है तो चैट में बताओ याद है कि नहीं, कि जो लाइब्रेरी में बनाया था आपने फुटर वो यहाँ से इंक्लूड करोगे, ठीक है। ये आपका फुटर विजिट होगा। कॉपीराइट का है, अगर आपको कॉपीराइट, देखो जब आप वेबसाइट जब आप बनाते हो तो यहाँ पे कॉपीराइट आ जाता है। तो आप इसको वर्डप्रेस हटा के आप अपनी कंपनी का नाम या अपना नाम लिख सकते हो, या डिजाइन बाय कुछ कर सकते हो। आजकल वैसे कस्टमर करने नहीं देता है, ठीक है। तो आप इसे हटा सकते हो, हटा के पब्लिश कर सकते हो। और यहाँ पर आप उनकी जो टाइपोग्राफी है, जो टेक्स्ट है, लिंक का, होवर का, नॉर्मल का, कलर का मैनेज कर सकते हो आप। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड का जो टेक्स्ट है, और फॉन्ट को तो छेड़ना नहीं है क्योंकि जो ग्लोबल में है वही रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको लाइव में देखेंगे कि कैसे है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको रेड कर दिया, ठीक है, पब्लिश कर दिया। अब इनकॉग्निटो पे जाना आपको पता होगा, 3 डॉट है, इस पे क्लिक करेंगे, न्यू इनकॉग्निटो विंडो है, इस पे क्लिक करके अपना जो यूआरएल है वो डालेंगे। उसके बाद हम एंटर मारेंगे, देखेंगे हमारी वेबसाइट का फूटर कैसे दिख रहा है। अच्छा, इसमें लिंक नहीं लगा है, तो देखो जो मैंने टेक्स्ट डिलीट कर दिया था तो वो यहाँ से टेक्स्ट डिलीट हो गया है। तो 2 फूटर है, देखो जो एकदम डार्क ब्लैक है ये नॉर्मल जो हमारा फूटर है, जो उसके ऊपर है ये फूटर विजेट का सेक्शन है, जहाँ पे आप 3 4 कॉलम बनाते हो या अपना कस्टम फूटर डालते हो, ठीक है। क्लियर है, चलो अब चलते हैं वापस अपने उधर। तो ये हमारा हो गया फूटर का, ठीक है। फूटर के बाद आप आ जाओ एसईओ सेटिंग।
एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको तो हम आपको अलग से बाद में बताएंगे वन बाय वन। इसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसको आप यहाँ से छोड़ दो। आप यहाँ पे फेस सोशल मीडिया के पेज के यूआरएल, फेसबुक आईडी डाल दो, इसको अलग से कराएंगे क्योंकि ये लंबा चीज है। मैं बेसिक चीज बता देता हूँ, इसमें मेटा होता है, और ऑल टैग होता है। ऑल टैग का मतलब जैसे आप इमेज पे माउस ओवर करोगे, नीचे ट्रेल आ जाएगी एक, तो उसको ऑल टैग बोलते हैं। जैसे मतलब कि जब आप गूगल पे इमेज डालते हैं या गूगल पे आप कुछ सर्च करते हैं, इमेज आती है, तो गूगल को कैसे समझ में आता है कि ये इमेज इस चीज की है? वो ऑल टैग के जरिए, जिस इमेज में ऑल टैग होगा गूगल उस इमेज को पहले दिखाएगा, क्योंकि वो उसको पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। तो इसके बारे में डिटेल में करेंगे, अभी इसमें इतने फीचर है भी नहीं। अब आ जाओ परफॉर्मेंस में, इसको भी छोड़ दो, इसका भी कोई इतना बड़ा रोल है नहीं, ये आपके काम का नहीं है। जो जैसे बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड इनेबल्ड आ रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो। फिर आ जाओ जी साइट प्रीलोडर, इसको भी छोड़ दो। जब साइट लोड होती है तो हमें क्या दिखाना है उसके लिए कि भाई अगर साइट है तो इस तरह से, ये देख रहे हो, इसको प्रीलोडर बोलते हैं, हम इसको हटा देते हैं। इसका भी कोई ऐसा इतना बड़ा रोल नहीं है। कस्टम सी एस एस जे एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए वैसे हमने प्लगइन सीखा था कि कस्टम सी एस एस का हम प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे, तो हम जब चाहेंगे अपना कोई भी कस्टम सी एस एस अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर जेएस लिखना है तो जेएस, जैसे चैट जीपीटी से अगर आपने कुछ पूछा, उसने जेएस लिख के दिया, तो जेएस वाले सेक्शन में जेएस डाल देंगे, सीएस वाले सेक्शन में सीएसएस वाले सेक्शन में सीएसएस डाल देंगे। जैसे अब ये ब्लॉग है, इंस्ट्रक्ट एलिमेंट करता हूं मैं, अगर मुझे कस्टम सीएसएस लिखना है तो उसके लिए, ठीक है, यहाँ पे गया और यहाँ पर आ गया मैं। अब ये टाइटल है, मैं इसका कलर चेंज करना है मुझे, जैसे मान लो कलर, ये देखो रेड हो गया, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, जो सीएसएस की क्लास है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ ले आ लेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको सीएसएस कभी लिखनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी समझ जाओ। अब ये हमारा क्लास का नाम हो गया। अब जो हमने अभी सीएसएस लगाया वो एज इट इज हम यहाँ पर कस्टम सीएसएस में लिख देंगे। चैट जीपीटी भी ऐसे देगा और इसको पब्लिश कर देंगे। तो अब क्या होगा, सिंगल पोस्ट का टाइटल रेड कलर में होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी कर दूंगा ना तो ये रेड ही कलर में रहेगा, अभी तक ब्लैक में था। तो ये क्या करता है, मेरे जो सीएसएस है, जो मेरा सीएसएस है, उसको इसने पुराने वाले के साथ ओवरराइट कर दिया। अब यहाँ पर दिखाता हूँ बिना लॉगिन करे, तब आपको समझ में आएगा। ये टाइप टेस्ट, इस पे आ जाते हैं, देखो ये रेड आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ कस्टम सीएसएस लिखा था। अब ये कस्टम सीएसएस इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिया था, बताया मैंने। अगर आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करना, मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज को चेंज करना हो, चेक करना हो कि उसकी कौन सी क्लास है, तो राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, फिर उसके बाद फिर से वापस हम यहाँ पर देखेंगे, इस पे पॉइंटर पे क्लिक करके उस पे क्लिक कर देंगे तो ये वहीं पे ले जाएगा। देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये वाली सीएसएस, ये क्लास यूज हुई है सिंगल पोस्ट की। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से अगर इसको डिलीट कर दूंगा और पब्लिश कर दूंगा तो यहाँ से कलर का हट जाएगा। ये अब जैसे डिलीट कर दूंगा मैं सीएसएस, ये अपनी पुरानी जो प्रॉपर्टी है, पुरानी सीएसएस है, उसको उठा लेगा। इसको पूरा डिलीट कर देते हैं और पब्लिश कर देते हैं। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे इसको भी कोशिश करना, इंस्पेक्ट एलिमेंट करना, इससे आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि हमें किस पॉइंट पे जाना है, क्या काम करना है। कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि क्लाइंट ऐसी चीज बोल देगा जो आपके थीम में पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे केसेस के लिए भी हमें तैयार रहना है कि वो कुछ भी बोले, आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। कस्टमर को आप ये नहीं बोल सकते कि ये फीचर नहीं आता मुझे या ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो पॉसिबल ना हो। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मुझे करना नहीं आता, जो कि आप बोल नहीं सकते, क्योंकि कस्टमर के साथ जब आप काम करते हो या कहीं जॉब करते हो ना, तो इसका देसी लैंग्वेज ये होती है, हाँ जी की नौकरी ना जी का घर। जैसे आपने मना किया, समझ लो आपकी उल्टी गिनती शुरू। नहीं तो आपके साथ सीनियर हो, कोशिश करो, आप यूट्यूब से हेल्प लो, चैट जीपीटी से हेल्प लो, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो ये हो गया आपका कस्टम सीएसएस, कस्टम जीएसएस जेएस, ओशियन डब्ल्यूपी हम थीम यूज कर रहे हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। फिर मेन्यू में आ जाओ। आपको मेन्यू जो है वो, हमारा मेन्यू कौन सा लगा हुआ है, तो अभी हमने मेन मेन्यू बनाया है, तो आप यहाँ से मेन्यू चेंज कर सकते हो। अगर आपने मेन्यू अपना यहाँ पर और कोई मेन्यू आपने बनाया है, तो आप उस मेन्यू को यहाँ से डिस्कनेक्ट या कनेक्ट कर सकते हो अपने थीम में।
ठीक है, अगर आपको यहाँ से जैसे मैनेज करना है तो आप चाहे थी वहां से मैनेज कर लो, मेन्यू से जाके मैनेज कर लो, चाहे यहाँ से मैनेज कर लो, वन एंड सेम थिंग। ठीक है, आप भी कॉन्टेक्स्ट का ड्रैग एंड ड्रॉप है, ये मैंने पहले भी बताया था। ऑर्डरिंग करना, आपको कोई और ऐड करना हो तो यहाँ से कर लो, वैसे यहाँ से मेन्यू कोई मैनेज नहीं करता। फिर उसके बाद देखो टॉप बार है हमारे पास, मेन्यू को लोकेशन है। टॉप बार जो सबसे टॉप में आता है, हेडिंग जो मेन हेडर होता है उसके ऊपर, फिर अपना मेन हमारा हेडर पार्ट होता है, फिर फुटर, फिर मोबाइल में ऑप्शनल है कि आप चाहो कि मोबाइल के लिए अलग से मेन्यू रखना है तो आप यहाँ से वो अपना मेन्यू अलग से बना लो, यहाँ पर अपना मेन्यू अलग से बना लो, और मोबाइल का मेन्यू करोगे तो वो सारे सेक्शन मोबाइल में आएंगे। तो अगर आप लोगों को मेन्यू का याद हो, मेन्यू का सेक्शन क्लियर हो तो कमेंट करो यस, नहीं तो फिर इसको भी समझाएं। याद है? ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये हमारा मेन्यू का पार्ट हो गया। विजेट आ जाओ। विजेट का क्या होता है कि जैसे आपका प्लगइन होता है वैसे ही विजेट होता है। विजेट में क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम होता है। जो प्लगइन है, जैसे कोई भी एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर है, उसको उठा के, जैसे अब आपका घर है, आप लेके आए मान लीजिए फ्रिज, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक प्लगइन हो गया। ठीक है, लेकिन अब उस फ्रिज को आपको किचन में रखना है, या किचन में आपने जगह बना रखी है फ्रिज की, या आपने आपके कहीं रूम में कहीं अलमारी बना रखी है, अलमारी उसमें फिट करना है, तो वो हो गया विजेट। ठीक है ना, प्लगइन क्या करता है, फंक्शनैलिटी का काम करता है। विजेट का क्या काम होता है, वो सही जगह पे रखने का काम करता है। तो यहाँ पर लोकेशन डिसाइडेड है कि आपके पास फूटर में 4 सेक्शन है, जैसे 4 कॉलम आते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में आप क्या रखना चाहते हो, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। दूसरे कॉलम में क्या रखना चाहते हो, यहाँ से मैनेज कर सकते हो। इसका दूसरा पार्ट आप एडमिन पैनल से भी देख सकते हो। देखो विजेट के सेक्शन में जाओगे आप, जो भी आपके प्लगइन होंगे, जो भी आपके सेक्शन होंगे, आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और वहां पे जो चीजें होंगी वो रख लोगे। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पर है, अगर मुझे यहाँ पे इसको प्लस क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे इमेज का सेक्शन बनाना है, तो हम यहाँ से प्लग इमेज से इमेज रख सकते हैं कोई भी। अगर हमें इमेज लगाना हो यहाँ पे तो हम मीडिया लाइब्रेरी से एक इमेज रख लेंगे। तो ये हो गया। ये जब आप बनाओगे तो इसमें वैसे अब इसका बहुत कम रोल होता है, कम यूज होता है, क्योंकि कस्टम फूटर लोग बना लेते हैं। तो यहाँ से देखो, ये हमने पब्लिश अगर किया तो अब हम देखते हैं क्या दिखता है। देखो जो फुटर में यहाँ पे लगाया था, ऐसे देखो यहाँ पे इमेज आ गया, एक साइड में इमेज आ जाएगा, फिर लिंक आ जाएगा, लिंक में एक फिर सर्विसेज आ जाएगा, फिर कॉन्टेक्ट अस आएगा, गूगल मैप वगैरह आप यहाँ पे लगा पाओगे। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ क्लियर करो कि कौन सी चीज क्या है, फिर जब हम वेबसाइट रियल में बनाएंगे फिर आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फुटर 4 में आपको क्या रखना है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो जैसा आप चाहो। जैसे अब ये है, अब यहाँ पर हम गए, अब हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, गूगल मैप लगाना चाहते हैं। ठीक है, एक मिनट, मैप वाला कहाँ चला गया, चलो एक लिस्ट लिस्ट ही कर देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट ये बना लिया, फिर हमने ये लिस्ट बना लिया, अब इसको हम पब्लिश कर लेते हैं। तो देखो चौथे में डाला है, तो ये सबसे लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, वैसे इस तरह से होता नहीं है, कस्टम फूटर बनाया जाता है। जनरली कस्टम फूटर बना के हम लोग वहीं से यूज करते हैं। ये पहले यूज होता था, अब नहीं होता है। अब आ जाओ, वापस रिफ्रेश करते हैं। ये देखो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसलिए आया, अगर इसके बीच में दो दो कॉलम बचे हुए हैं, अगर हम उस वो डाल देंगे तो ये अपने आप चौथी पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से फूचर के विजेट है। अगर ये दूसरा वाला है, इसके अंदर हम देखते हैं कि फिर से एक हम जो है पैराग्राफ ले लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया, तो जो पहला वाला था चौथा था वो तीसरा बन जाएगा, जो पहले आ रहा था दूसरे नंबर पे अब वो तीसरे नंबर पे चला जाएगा, फुटर 2 अपनी जगह ले लेगा। वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो ये यहाँ पर आ गया, ये तीसरा आ गया। तो जो भी चीज जहाँ पे आपको रखना है आप रख सकते हो, और अगर आपको नहीं रखना है तो सारा डिलीट मार दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा विजेट का सेक्शन हो गया। अब ओम, तुम्हारा जो सवाल था उसका आंसर ये है कि अब जैसे हमने कोई पेज डिजाइन किया, अभी आप देखो होम पेज पे आप खोल रहे हो ये वाला, ठीक है, आप एलिमेंटर में कोई पेज डिजाइन करते हो, आप चाहते हो कि जो पेज मैंने डिजाइन किया वो होम पेज पे आए, ना कि ये सारी चीजें आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक सैंपल पेज है, हम चाहते हैं कि जब हम वेबसाइट खोलें तो वो आए फ्रंट पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, होम पेज सेटिंग पे जाएंगे, योर लेटेस्ट पोस्ट की जगह आई स्टैटिक पेज करेंगे, और जो भी पेज आपने डिजाइन किया होगा जो आपके पेज में होगा, अभी वहां सिर्फ सैंपल पेज आ रहा है तो आप इसको कर दोगे, या कोई पोस्ट पेज है उसको करोगे, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और इसको पब्लिश कर देना। अब जब भी आप वेबसाइट खोलोगे
तो ऑटोमेटिक आपका सैंपल पेज आएगा। अब ये मत कहना ये हेडर क्यों आ रहा है, क्योंकि पेज तो आपने डिजाइन किया नहीं, ये तो डिफॉल्ट है। अब आप होम पे क्लिक करोगे तो आपका होम पेज इस तरह से सेटिंग हो जाएगा। ओम, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। तो ये आपका कस्टमाइजेशन का जो पैनल है ओशियन थीम का, वो कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से। आज की क्लास इतनी ही करेंगे। कल की क्लास में आपको क्लियर बताया जाएगा कि हम कैसे ओशियन पैनल पे काम कैसे करेंगे। जैसे ये हमारा ओशियन पैनल है, डेमो कैसे इंस्टॉल करेंगे 1 मिनट में आपकी पूरी जो है कोई भी, जैसे अब देखो ये हम चलेंगे, अभी हमने कस्टमाइजर पे काम किया था, अब ये पैनल पे हम लोग सीखेंगे, सारा काम करेंगे, यहीं से सारा मैनेज होता है। हम इस यहाँ से जो भी आप यहाँ कस्टमाइजेशन टूल में देख रहे थे वो यहाँ से आ रहा था। जो भी चीज हम चाहें यहाँ से डिसेबल कर दें वो वहां से दिखेगा नहीं, वो एकदम हाइड हो जाएगा उसका टूल। डेमो है, इंस्टॉल डेमो, यहाँ से बनी बनाई वेबसाइट है, बना के दिखाएं या कल बताएं? अब जैसे ये कोच की वेबसाइट है, देखो इसमें ऑलरेडी बनी है, ये पूरी बनी बनाई वेबसाइट आपने डाउनलोड कर लेना, कंटेंट चेंज करना है। किसी के लिए अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, अपने लिए है, ऐसी रेडीमेड आपको वेबसाइट बनी बनाई मिल जाएगी, बस आपने कंटेंट चेंज करना है, सब कुछ देख रहे हो। ये सब चीजें में आपको क्या करना होगा आने वाले टाइम में, एक एक आपको 2 वर्डप्रेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे अपने सिस्टम में। एक में आपको रेडीमेड एज इट इज पूरा इंपोर्ट करना है, फिर उसके बाद वैसा ही आपको डुप्लीकेट देख देख के बनाना है। तो आप सोचो इसमें कितने सारे हैं, 9-10 वेबसाइट है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 वेबसाइट अगर आपने बना लिया, कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो करना क्या होगा मैं बताऊंगा। जैसे लाइव प्रीव्यू इसको देखो, तो 2 आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, एक में एज इट इज आपने इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करना है आपको, इनको देखना है कि इसमें क्या क्या यूज हुआ है, कैसे कैसे बना है। तो जब आप इस तरह से अपने से सोच के बनाओगे कि ये बटन का होवर का इफेक्ट कैसे बना है, ये वाला नेविगेशन मैंने बताया ही था, ये नेविगेशन कैसे बना है, ये पिक्चर आपको यहाँ से मिले जाएगी, राउंड कॉर्नर आपको आता ही है, ठीक है। होवर पे देखो ये इफेक्ट कैसे आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको पूरा लाइव प्रैक्टिस हो जाता है कैसे हम वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स का है तो ई कॉमर्स के इससे इस ई कॉमर्स पे अभी मत जाना, क्योंकि इससे पहले मुझे आपको वो कॉमर्स समझाना पड़ेगा, फिर उसके बाद। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप लोग रेडी हो जाओ बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो इसके बाद कल तो मैं आपको इसको इंपोर्ट करके बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको एडिटिंग करना बताऊंगा, एडिटिंग करने के बाद फिर कुछ रह नहीं जाएगा, फिर आपका सिर्फ प्रैक्टिस 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 रह जाएगा। फिर उसके बाद ई कॉमर्स का रह जाएगा, वो ई कॉमर्स का वो कॉमर्स का पूरा प्लगइन बताया जाएगा। तो जो हमारी ये वेबसाइट है, ये वाली couplebirds.com, इसको आपको बिल्कुल क्लोन करना है, डुप्लीकेट बनाना है, इस तरह से सब कुछ सेम बनाना है, ठीक है। ऐड टू कार्ट से लेकर चेकआउट तक ये एट्रीब्यूट्स कैसे आते हैं, ये सारी चीजें, कलर चेंज करेंगे तो टी शर्ट का कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज कैसे होगा ये आपको करना है। अब देखो यहाँ पे ये स्टिक है और ये साइड बार जा रहा है। तो कल को कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी हो तो आप आराम से बना सकते हो, और आपको आना चाहिए, ठीक है। किस तरह से हम ब्लॉग सेटअप करेंगे, जैसे अब ये देखो ब्लॉग है, ये वाली इमेज, अब इसमें कैनवा के जरिए ये तरह की डिजाइन कैसे बनाना हुआ, कैसे हम लोग मोकअप बनाएंगे, ये सारी चीजें पे हम लोग काम करेंगे। तो कल कल जो होगा वो इंपोर्ट का थीम होगा, फिर उसको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो आपका जो बेसिक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट का सेक्शन है वो कल तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ई कॉमर्स का रहेगा, और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। तो अब जो है किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना है, नहीं तो नुकसान होने वाला है आप लोगों का, क्योंकि फिर मैं छोड़ दूंगा, मैं 2-4 बार बोलूंगा फिर उसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है। क्लियर है? तो जितना अभी तक कराया कस्टमाइजेशन का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कल ओशियन डब्ल्यूपी का जो पैनल है ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे वो कॉमर्स का हो जाएगा, 1-2 ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाओगे, तो एक जो बहुत पॉपुलर थीम है उस पे हम लोग काम करेंगे, जिसपे बहुत लोग काम करते हैं, उसको बोलते हैं अस्त्रा टेम्पलेट। देखो अभी आ जाएगा, ये देखो, अगर इस पे आपने बना लिया, जैसे ओशियन थीम है वैसे इस पे भी करना है, हमें महारत हासिल करनी है। तो अच्छी से अच्छी वेबसाइट इस पे आपको पता लग जाएगी कैसे बनाई जाती है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो इस पे भी आपको सीखना है। इस तरह के 1-2 थीम और हैं, उस पे भी हम लोग करेंगे। अलग अलग थीम पे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। एलिमेंटर के कई सारे प्लगइन है, उसके एड ऑन प्लगइन है, उस पे करोगे तो आपको फ्री में चीजें, क्योंकि पेड में तो कोई भी कर लग सकता है। एलिमेंटर का प्रो वर्जन अगर ले लो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, लेकिन एलिमेंटर फ्री वर्जन में, क्योंकि इंडिया में ना लोग मेंबरशिप के पैसे नहीं देना चाहते। किसी कस्टमर को बोलोगे कि मुझे वेबसाइट बनाने के 10-15 हजार दे दो,
फिर आप उसको बोलोगे ऐसा करो जी, थीम में भी पैसा खर्च कर दो, प्लगइन में भी खर्च कर दो, तो वो कहेगा ऐसा कर, वेबसाइट ही मत बना, मैं विजिटिंग कार्ड से काम चला लूंगा। तो उसको चाहिए हर चीज फ्री में, वो बार बार पैसे नहीं खर्च करना चाहता। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी काम फ्री में कैसे करना है। तो ई कॉमर्स का बनाना है, प्लस में ऑनलाइन लर्निंग आजकल, जैसे जिसको, जैसे हम लोग कोचिंग का काम करते हैं या कोई भी करता है, कोई कोचिंग सेंटर है, अगर वो ऑनलाइन क्लासेस चलाना चाहता है, जैसे वो कोर्स रिकॉर्ड करे अपना वो करे, तो उसको एलएमएस बोलते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। उस तरह की वेबसाइट कैसे बनाएंगे, तो वो तभी बना पाओगे जब आपको वो कॉमर्स और ये इंफॉर्मेटिव चीजें क्लियर होंगी। तो जितना अभी तक कराया गया है वीडियो देख लो, जो पिछले हैं या जो अभी तक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि आगे जब बताऊंगा तो आपका पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं। और जिसका जिसका रह गया है, दोनों असाइनमेंट जिसका रह गया है, ओम तुम्हारा रह गया है, ठीक है ना? तो आज एनफ है, बाकी कल करते हैं, ठीक है ना? ये पूछना था, जैसे जैसे ही आपका ये सीनो ग्रुप है, ये जो हाँ वेबसाइट है, तो इसको क्या कहते हैं, ओसीएनपी से ही बनाया है? हाँ, ये ओशियन पी पे हम लोग ज्यादातर ओशियन पी पे ही काम करते हैं। ये भी देखो, ये भी ओशियन थीम पे बनी हुई है। अभी देखो, अभी हमारे टीम ने बनाया है, ये वाली वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं ई कॉमर्स की। देखो ये टीनी टॉट्स, ये भी ओशियन थीम पे, ये देखो ये भी ओशियन थीम पे बनी है, ठीक है। ये देखो ये ओशियन थीम पे बनी है। अभी एक और बना रहे हैं हम लोग, ये देखो ये भी ओशियन थीम पे बनी है, ये अभी काम चल रहा है, ठीक है। ये भी देखो, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ये भी ओशियन थीम पे बनी है, ठीक है। ये भी हम ही लोग बना रहे हैं। और इसके अलावा अभी एक और रिसेंट की कौन सी वेबसाइट है जो हमने बनाई है, ये देखो, ये rbgstar.com, ये भी ओशियन थीम पे, हम लोग काम ही ओशियन थीम पे ज्यादा करते हैं। ये देखो, ये देखो, ये भी ओशियन थीम पे बनी है, ये देख रहे हो, ये बैकग्राउंड में वीडियो आ रही है। तो ये सब जब आप कॉपी कर लोगे ना, तो अपने आप मास्टर बन जाओगे। अब यार जैसे आपने आस्त्रा बताया एक, उस पे बनी हुई वेबसाइट, तो डिफरेंस पता चलता है ये ओशियन पे बनी है या आस्त्रा पे नहीं नहीं बनी नहीं, वैसे पीछे से बैक, वो ओशियन आस्त्रा ये तो हमारे लिए है, सामने वाले को तो सेम चीज देखनी चाहिए। उसको क्या पता ओशियन क्या होता है, आस्त्रा क्या होता है। ये हमारे लिए होता है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई तुमको सवारी लेके जानी है। अब तुम चाहे बस से ले जाओ, चाहे कार से ले जाओ, चाहे ट्रैक्टर से ले जाओ। अब अगर तुम्हारा बॉस कहता है भाई मेरे पास ट्रैक्टर है, तुम्हें ट्रैक्टर से सवारी ढोनी है, तो ट्रैक्टर भी चलाना आना चाहिए। लेकिन ट्रैक चलाने के लिए क्या चाहिए? हैंडल, गियर, ब्रेक, एक्सीलेटर, यही सब चीज चाहिए होती है ना। बस ये है कि कोई ट्रैक्टर है, कोई बस है, कोई ट्रेन है, कोई कुछ है, कोई हवाई जहाज है, जाना सबको एक जगह से दूसरी जगह है, ठीक है ना? तो वो चीजें हैं। बस चीजें क्या होती हैं कि अलग अलग टूल जब हम यूज करते हैं, तो किसी में कुछ चीजें आसान होती है, किसी में कुछ। हम लोगों को ओशियन थीम में काम कर रहे हैं हम लोग 5-7 साल से, 10 साल से, इसलिए हम इसको गाइड कर रहे हैं। हम लोग अस्त्रा पे काम कर रहे होते तो हम उस पे गाइड करते। लेकिन आना दोनों चाहिए, ठीक है ना? जहाँ से काम बन जाए वहीं पे कर लो, जहाँ से पैसा बचना चाहिए, टाइम बचना चाहिए। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज ऑल अबाउट टाइमिंग, ठीक है ना? और कोई सवाल? ये सीएस और जीएस में क्या डिफरेंस है? सीएसएस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि आपको ये कलरिंग, कलर कॉम्बिनेशन या लेआउट वगैरह बनाने में मदद करता है। जेएस का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमेशन करने में हेल्प करता है, कंडीशनल चीजों बनाने में काम करता है, तो वो जेएस है। जैसे वैलिडेशन लगाना, जैसे फॉर्म है, अब फॉर्म में हमने कंडीशन लगा दिया, ईमेल आईडी वाले बॉक्स में ईमेल आईडी ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, और बिना ईमेल आईडी डाले वो फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन, मतलब इफ एल्स की कंडीशन जो होती है प्रोग्रामिंग का, ये जेएस के जरिए होता है। लेकिन जब माउस ओवर करे तो उस पर नाचे कूदे, उसके बाद उसका जो है फॉर्म का डिजाइन अलग हो जाए, कॉस्मेटिक चेंजेस हो जाए, इसका काम सीएसएस का होता है। कौन सी चीज किस सीक्वेंस में आना है, उसका काम होता है एचटीएमएल का। क्लियर है? जी। तो ये चीज है, मतलब मेकअप का काम सीएसएस का होता है, ठीक है। कपड़े पहनने का काम एचटीएमएल का होता है, ठीक है। उसके बाद कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस दिशा में जाना है, कंडीशन वाली चीज ये जेएस करता है और प्रोग्रामिंग करती है। दिमाग का काम डेवलपमेंट का होता है, वो अलग चीज है।